संदीप सौरभ नाम है मेरा और पटना जिला का रहने वाला हूँ। पालीगंज से मैं विधायक बना हूँ और 2013 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का जो छात्र संघ है उसमें हम महासचिव का पद पे चुनाव जीते। बीच में मेरी नौकरी भी हुई थी मगध विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी हुई थी 2017 में। नेता जो है वो पेंडुलम हो सकता है नेता कभी इधर कभी उधर कभी, लेकिन जनता पेंडुलम नहीं हो सकता है। जनता बंद हो जाती है 5 वर्षों के लिए। नालंदा के किसानों को उनकी फसल का दाम नहीं मिल रहा है। एमएसपी की मांग किसान कर रहे हैं और आप उनके साथ चले गए हैं जो एमएसपी मांगने वाले किसानों के ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं, उनको आतंकवादी कह दे रहे हैं। लगभग 300 सवाल 3 साल में हमने 300 से ज़्यादा सवाल उठाए अलग अलग मुद्दों पे। इलेक्टोरल बॉन्ड से इतने बड़े पैमाने 8,500 करोड़ रुपए भाजपा के खाते में गए। ईडी कहाँ छापा मार रहा है? कांग्रेस के ऊपर। युवाओं के उम्मीदों के साथ खिलवाड़ करके राजनीति को सिद्धांत विहीन करते हुए नीतीश कुमार जी चले गए मोदी जी के साथ। और हर तानाशाह के साथ ये संकट है कि वो डरा होता है। क्या मतलब इनडायरेक्टली आप ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी मोदी के साथ नहीं जाते तो उनके साथ भी ऐसा होने वाला था? हो सकता था, कौन जानता है। उनको हम लोग चैलेंज करना चाहते हैं। पिछले 15 वर्षों से कौशलेंद्र जी यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जी। कैसे लड़िएगा उनसे? बिहार में जिस तरीके से नीतीश जी का तीर चल रहा है शिक्षकों के ऊपर, आपने सुना कि अभी गर्मी की छुट्टी भी खत्म कर दी गई। मात्र 6% लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्नातक किया है बिहार के अंदर। पालीगंज से नालंदा का क्या कनेक्शन है? मतलब कि पहले पालीगंज के विधायक रहे, अब नालंदा में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है नालंदा लोकसभा क्षेत्र के इस्लामपुर में। और नालंदा लोकसभा में क्या बोलते हैं कि चुनाव हो रहा है और पूरे देश में चुनाव हो रहा है। और नालंदा लोकसभा चुनाव इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि जो नालंदा के ही हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और पिछले 3 बार से यहाँ से सांसद रह रहे हैं कौशलेंद्र कुमार, और चौथी बार भी जदयू ने उन्हीं के ऊपर विश्वास जताई है। और उनके प्रतिद्वंदी हैं और मुख्य प्रतिद्वंदी हमारे बगल में मौजूद हैं। पालीगंज के विधायक हैं संदीप सौरभ जी, और माले से चुनावी मैदान में हैं। हम इनसे जानते हैं कि आखिरकार पहली बार नालंदा से चुनाव लड़ रहे हैं तो किन किन समस्याओं का इनको सामना करना पड़ेगा, और पार्टी और इनको जो समर्थक हैं वो कितना एक्टिव है। सबसे पहले तो स्वागत होगा सौरभ भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, सबसे पहला सवाल यही होगा कि पालीगंज से नालंदा का क्या कनेक्शन है? मतलब कि पहले पालीगंज के विधायक रहे, अब नालंदा में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, नालंदा भी बिहार का हिस्सा है और नालंदा बिहार में ज्ञान की भूमि है। बिल्कुल। और हम देख रहे हैं कि बिहार के भीतर जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी ऐतिहासिक रूप से बदहाल स्थिति है। अभी बिहार सरकार ने जो कास्ट सर्वे का रिपोर्ट जारी पब्लिक किया है, मात्र 6% लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्नातक किया है बिहार के अंदर। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में पिछले 17 साल से गद्दी संभाले हुए हैं। और ये अगर स्थिति है कि देश में 1 लाख छात्रों के ऊपर 27 डिग्री कॉलेज है, बिहार में केवल 8 डिग्री कॉलेज है, तो जवाबदेही किनकी है? तो इसलिए शिक्षा का सवाल, बिहार में जिस तरीके से नीतीश जी का तीर चल रहा है शिक्षकों के ऊपर, आपने सुना कि अभी गर्मी की छुट्टी भी खत्म कर दी गई। हाँ। होली में टीचर को स्कूल जाना पड़ा, तो शिक्षकों के ऊपर उनका तीर चल रहा है। तो इसकी जवाबदेही भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की है। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि शिक्षा के सवाल पे, शिक्षकों के सवाल पे, बिहार के किसानों के सवाल पे मुख्य मुद्दा बना करके उनके गृह जिला में आकर के उनकी जो नीतियां हैं उनको हम लोग चैलेंज करना चाहते हैं। पिछले 15 वर्षों से कौशलेंद्र जी यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जी। कैसे लड़िएगा उनसे? क्या तैयारियां हैं? हम तो तैयारी तो जनता करेगी। देखिए, इस बार लोग समझ रहे हैं कि संदीप सौरभ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सच मायने में नालंदा के युवा चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ के शिक्षक लड़ेंगे, यहाँ के कर्मचारी जो हैं वो लड़ेंगे चुनाव। 15 साल से यहाँ पे सांसद महोदय हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन एक सच ये बात है कि कोई भी जनता, कोई भी व्यक्ति किसी जनप्रतिनिधि को अगर वोट देकर के जितवाता है तो उसका एक उद्देश्य ये होता है कि आप सदन के अंदर, जहाँ के लिए हमने आपको चुना है, वहाँ जाकर के हमारी मांगों को आप रखें। अगर कोई जनप्रतिनिधि 1 साल में 1 मांग भी उठाता तो एमपी साहब 15 साल में 15 मांग उठाते। लेकिन हकीकत क्या है कि नालंदा के सवाल संसद में नहीं गूंजे हैं, उठा नहीं सवाल। तो इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि का जो कर्तव्य है वो सबको निभाना चाहिए। उदाहरण के लिए हमने
विधानसभा में मेरा 3 साल हुआ 3 साल हुआ, हाँ। और 3 साल में अगर मैं गिन के बताऊं कितने मुद्दों को लेकर के, पालीगंज का भी सवाल और बिहार के भी सवाल, अक्सर अपने शिक्षकों के लगभग 300 सवाल 3 साल में हमने 300 से ज़्यादा सवाल उठाए अलग अलग मुद्दों पे। तो यही जनप्रतिनिधि का काम है। उसके अलावा जो फंड आपका होता है उससे विकास वो मानते हैं सब लोग करवाते हैं, ये भी करवाते ही होंगे, ये तो हम भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन असल सवाल है कि इन मुद्दों को वहाँ उठाना। इसके साथ साथ जो देश भर में घटनाएं हो रही, उन घटनाओं पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं? अगर नालंदा के किसानों को उनकी फसल का दाम नहीं मिल रहा है, एमएसपी की मांग किसान कर रहे हैं, और आप उनके साथ चले गए हैं जो एमएसपी मांगने वाले किसानों के ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं, उनको आतंकवादी कह दे रहे हैं, तो आपकी मंशा क्या है, आपकी पॉलिटिक्स क्या है? ये सवाल है। या कि कई लोगों को लगता है कि नेता जो है वो पेंडुलम हो सकता है नेता कभी इधर कभी उधर कभी, लेकिन जनता पेंडुलम नहीं हो सकता है। जनता बंद जाती है 5 वर्षों के लिए, जनता बन जाती है, लेकिन आप नेता चला गया उधर तो क्या जनता भी जाए? ये लोकतंत्र का तगाजा नहीं है, ये उसूल नहीं है, हाँ। और यही नाराज़गी नालंदा की जनता का है। और इसलिए जैसे ही हम लोगों ने चुनाव लड़ने का फैसला किया, हमारी पार्टी ने और महागठबंधन इंडिया गठबंधन ने जो तय किया, उसके बाद हमने देखा कि नालंदा के युवाओं में, नालंदा के हर तबके में एक ज़बरदस्त समर्थन, एक ज़बरदस्त उत्साह इस चुनाव में लेकर के आया है। अच्छा, आपका क्या बोलते हैं मुद्दा क्या होगा संदीप जी? चुनाव में जब उतरेंगे, जनता के बीच आप जाएंगे, तो जनता से क्या बोल करके वोट मांगेंगे? आप तो पालीगंज के सबसे पहला जो आपके प्रतिद्वंदी यही बोल रहे हैं कि वो क्षेत्रीय नहीं है, वो जनता के बीच कैसे कनेक्ट हो पाएंगे? नहीं, क्षेत्रीय क्या है, आप नालंदा के शिक्षकों से पूछिए कि उनके क्षेत्रीय प्रतिनिधि ने उनका मुद्दा उठाया या संदीप सौरभ ने उठाया। शिक्षकों का मुद्दा तो आप उठाए। जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनसे पूछिए, जो ब्लॉक में हाल के दिनों में जिनकी नौकरियां लगी है, पंचायत सेवक के पद पे हैं, राजस्व कर्मचारी के पद पे हैं, उनसे पूछिए उनके मुद्दों को किसने उठाया। जो नालंदा के रहने वाले हैं उनसे पूछिए, जो दरोगा की बहाली के लिए दौड़ रहे हैं उसका मुद्दा किसने उठाया। जो युवा सुबह सुबह उठ करके अपना कई सालों से परिश्रम करके सेना में जाना चाहते थे, जब केंद्र सरकार ने सेना की बहाली को ठेका पट्टा पर शिफ्ट कर दिया था, कौन लड़ा था उनके लिए? हम लड़े थे। हमने तो नहीं कहा कि नालंदा के शिक्षक हैं आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो ये कोई बाउंड्री नहीं है, और देश के संविधान में इसीलिए नियम बनाया गया है। लोकसभा है, आप देश के अंदर कहीं भी लड़ सकते हैं, क्योंकि इससे देश की सरकार बनती है। विधानसभा लड़ना है, आप राज्य के अंदर किसी भी सीट से लड़ सकते हैं, क्योंकि इससे राज्य की सरकार बनती है। हाँ। तभी तो नरेंद्र मोदी आकर के लड़ रहे हैं अभी। तभी तो जॉर्ज फर्नांडिस को यहाँ लाया गया था। हाँ। तो इसलिए अब जब मौका मिलेगा तब अलग अलग तर्क लाएंगे, तो ये तो चलेगा नहीं, इसको कोई समझ भी नहीं रहा, इसको कोई मान भी नहीं रहा है। अच्छा, लड़ाई कैसा? अभी आप क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं, क्या मतलब कि मिल रहा है आउटपुट? माइक घुमा करके यहाँ के नौजवानों से पूछिए। जरूर पूछेंगे, डिबेट भी हम लोग आयोजित कर रहे हैं। इस बार सब लोग यही कह रहे हैं कि भैया आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं। तो आप समझिए कि एक ज़बरदस्त उत्साह के साथ, बड़े मार्जिन के साथ हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। अच्छा, जो आपके कैंडिडेट हैं प्रतिद्वंदी में, उनके जो समर्थक है वो लोग बोल रहे हैं कि पिछले बार 2.5 लाख वोट से हम लोग जीते थे, इस बार 3 लाख 4 लाख वोट से जीतेंगे। इस मिथ को कैसे देखते हैं आप? अच्छा, मोदी जी भी यही कह रहे हैं कि 400 पार कर जाएंगे, बिहार में 40 पार कर जाएंगे, कह रहे हैं ना। अगर यही सच होता कि मोदी जी को 400 पार करना है, तो आप बताइए कि क्या आज़ाद भारत के इतिहास में ये पहली घटना होती कि किसी सिटिंग सीएम को, जिसको जनता ने इतने बड़े मैंडेट से चुन के भेजा है, उसको अपने जेल में डाल दिया? उसके अंदर की बात क्या है? 7 बयान हुए दिल्ली में तथाकथित शराब घोटाले पे, 7 गवाही लिए गए हैं। 7 गवाही में से 6 गवाही दबा दिया गया, 1 गवाही कोर्ट में ले जाकर के आप दे रहे हैं, क्योंकि 6 गवाही में केजरीवाल के ऊपर कोई आरोप नहीं था। आपने एक मुद्दा बनाया और उसको जेल में डाल दिया। सिटिंग सीएम है, कोई उसके ऊपर आरोप साबित नहीं है, झारखंड के सीएम को आप जेल में डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप डरे हुए हैं, और हर तानाशाह के साथ ये संकट है कि वो डरा होता है। क्या मतलब इनडायरेक्टली आप ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी मोदी के साथ नहीं जाते तो उनके साथ भी ऐसा होने वाला था? हो सकता था, कौन जानता है। आप देखिए कि भाजपा जो है, कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी है, असल चरित्र है भारतीय सत्ता पार्टी। और सत्ता के लिए राजनीति में जो नैतिकता होती है, उसकी हत्या ये लोग कभी भी कर सकते हैं, कभी भी। आप देखिए अभी इलेक्टोरल बॉन्ड से इतने बड़े पैमाने 8,500 करोड़ रुपए भाजपा के खाते में गए। ईडी कहाँ छापा मार रहा है? कांग्रेस के ऊपर। फाइन किसके ऊपर हुआ? कांग्रेस के ऊपर। क्यों?
क्योंकि आज से 20 साल पहले कांग्रेस के अकाउंट का 14 लाख का हिसाब उनको नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ये 14 लाख जो आपसे 20 साल पहले आपने खर्च किया उसका डिटेल हमको नहीं पता चल रहा है, आप 250 करोड़ आपको जुर्माना देना होगा। ऐसे देश चलेगा? आप विपक्ष को कुचल देंगे? जो युवा रोजगार मांग रहे हैं उनको आप देशद्रोही कह देंगे? जो किसान हैं और जाकर के सरकार के पास, दिल्ली किसका है? दिल्ली किसी की बपौती नहीं है। जिसका भी मन होगा दिल्ली में जाकर के सरकार के सामने आंख में आंख डाल करके अपनी बात कह सकता है। ये लोकतंत्र का मतलब होता है। आप किसानों के लिए दीवार खड़ा कर दे रहे हैं, रोड के ऊपर कील गाड़ दे रहे हैं। वो खेत में फसल गाड़ रहा है, आप उसके लिए कील गाड़ रहे हैं। ऐसी सरकार होती है। और मोदी जी के साथ चले गए नीतीश जी। क्या कारण था? कोई कारण नहीं था। 17 महीने के अंदर बिहार में युवाओं के आंखों में रोशनी बढ़ गई थी। लोगों को लगा था कि पढ़ेंगे तो नौकरी हो जाएगा। जैसे ही सरकार पलटी, क्या हुआ? पेपर लीक। तो ये जो स्थिति है, इससे तो युवाओं में हतोत्साह लोग हो गए हैं, डिमोरलाइज हो रहे हैं युवा। तो युवाओं के उम्मीदों के साथ खिलवाड़ करके राजनीति को सिद्धांत विहीन करते हुए नीतीश कुमार जी चले गए मोदी जी के साथ। हाँ, अपने क्षेत्र के जनता पे, अभी आप नालंदा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, क्षेत्र के जनता पे अब तक जहाँ तक आप घूमे हैं, क्या मतलब लगता है, कितना विश्वास है जनता पे? ज़बरदस्त। हर तबके से लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस है। लोग महसूस कर रहे हैं कि उनकी बातों को मजबूती के साथ रखने वाला कोई उम्मीदवार है। और युवाओं का बड़ा समर्थन और प्यार मिल रहा है हम लोग को, बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है। और इसलिए हम लोग इस चुनाव को जीतेंगे। और ये जीत जो होगी वो नालंदा का जो इतिहास है, नालंदा का इतिहास, नालंदा भारत छोड़ दीजिए, दुनिया में कहीं भी कहेंगे तो नालंदा जाना जाता है। जहाँ पे दुनिया में सबसे पहले शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जहाँ पे विश्वविद्यालय था वो नालंदा। वहाँ पे शिक्षा का सवाल अब गूंजेगा। ये एक संदेश हम देंगे और हमारे चुनाव जीतने का यही मतलब होगा। अच्छा, एक संक्षेप में मेरा सवाल होगा नेताजी कि आपके बारे में जो हमारे नए दर्शक हैं, जो भी मतलब कि हमारे दर्शक हैं आपके बारे में नहीं जानते हैं, संक्षेप में आप अपना परिचय थोड़ा सा दीजिए। देखिए, संदीप सौरभ नाम है मेरा और पटना जिला का रहने वाला हूँ। पालीगंज से मैं विधायक बना हूँ और मैंने पढ़ाई लिखाई, ग्रेजुएशन की पढ़ाई मैंने पटना विश्वविद्यालय के BN कॉलेज से की थी। हिंदी साहित्य मेरा सब्जेक्ट था। और 2007 में मैं ग्रेजुएशन मेरी पूरी हुई थी और उस समय मैं विश्वविद्यालय का टॉपर था। उसके बाद 2009 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो देश में सबसे क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ। वहाँ इंट्रेंस टेस्ट से एडमिशन होता है और उस समय मात्र 28 सीटें वहाँ पे थी और 5000 से ज़्यादा लोग अप्लाई करने वाले थे। उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। वहाँ से मैंने MA की पढ़ाई की, उसके बाद MPhil की पढ़ाई की, उसके बाद PhD की पढ़ाई की। और हर कदम पे इंट्रेंस होता है, हर कदम पे। हाँ, तो वो सब मैंने पूरी की वहाँ से पढ़ाई। 2013 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का जो छात्र संघ है उसमें हम महासचिव का पद पे चुनाव जीते। और 2015 में मुझे आईसा जो है, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, जो देश का एक राष्ट्रीय छात्र संगठन है, उसका राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। 2015 से लेकर 2019 तक हम राष्ट्रीय महासचिव रहे। फिर 19 से दोबारा बनाया गया तो 23 तक रहे। पिछले साल तक हम थे। और इस बीच में मेरी नौकरी भी हुई थी मगध विश्वविद्यालय में। असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी हुई थी 2017 में। तो उस समय पार्टी ने तय किया कि हमें छात्र मोर्चे पे ही काम करना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो उस समय नौकरी तो हम लोग ज्वाइन नहीं किए और छात्र संगठन में काम करते रहे। लेकिन उस दौर में भी शिक्षा रोजगार के सवाल पे बड़े बड़े आंदोलन देश के अंदर और अलग अलग राज्यों में जाकर के भी हम लोगों ने खड़ा किया था। आपको याद होगा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अंदर जब करप्शन हुआ था तो जो हंगामा वहाँ पे हुआ था, उस आंदोलन में हम लोग थे, जिसके बाद सचिव और अध्यक्ष को जेल जाना पड़ा था। याद होगा शायद आपको। BSSC 2014 की बहाली। अच्छा, हाँ, प्रथम इंटर स्तरीय बहाली। तो छात्र जीवन में उस बहाली के लिए हम संघर्ष किए और जब विधायक बने तो उस बहाली को सदन के अंदर लड़ करके उसको क्लियर किए। और उसी बहाली के लोग अभी सारे ब्लॉक में बैठे हुए हैं। तो आप किसी ब्लॉक में जाएंगे, लोग हमारे बारे में बताएंगे आपको। अच्छा, जब आप जीतते हैं चुनाव तो सबसे पहला काम नालंदा के लिए क्या होगा आपका? ये चुनाव में जब घूमने लगेंगे हम, तो जब जनता के सारे सवालों को हम समझेंगे तो एक साथ कई सारे काम होंगे। लेकिन एक चीज़ हम जानना माने हम चाहते हैं कि जैसे नालंदा में जितने 20 ब्लॉक हैं, 20 ब्लॉक हैं, और कई सारे घरों में हमने देखा कि पढ़ने लिखने का जगह की कमी है। तो वहाँ पे हम ये चाह रहे थे कि एक सार्वजनिक ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए, हाँ, जहाँ पे किताबें हों, जहाँ पे बैठ के पढ़ने की जगह हो और जहाँ पे कोई एक
क्रैश कोर्स टाइप का एक क्लास सप्ताह में 1 दिन 2 दिन फ्री में चलाया जाए, उस तरह के भी लोग हमारे मित्र हैं, तो उस तरह का इंतज़ाम हम लोग करें। और एक साथ सब जगह अगर ऐसा हो जाता है तो वो हमारे लिए एजुकेशन के लाइन का एक बड़ा उद्देश्य होगा। अच्छा, मतलब कि एजुकेशन पे स्टार्टिंग से आपका रहा है पॉइंट ऑफ व्यू, और इस बार भी वही रहेगा? पॉइंट ऑफ व्यू एक तो एजुकेशन का रहेगा, जिस उसमें भी एक इस तरह का एक एजुकेशन सेंटर बनाने का, लाइब्रेरी कम डिस्कशन सेंटर कह सकते हैं उसको आप, जहाँ पे कुछ तरह की क्लासेस भी चल सकती हैं, हम भी वहाँ क्लास, मतलब जेएनयू मॉडल यहाँ पे नालंदा में भी स्थापित होगा? जेएनयू मॉडल कह सकते हैं, या बल्कि बेहतर मॉडल ही होता है एजुकेशन। बच्चे क्वालिटी एजुकेशन लाइब्रेरी में पढ़े हैं, इसलिए हमको पता है कि लाइब्रेरी का फ़ायदा कितना है पढ़ने का। घर में रहेंगे तो तुरंत बाहर भीतर जाना पड़ेगा, सिर खुजलाइएगा, कुछ कीजिएगा। लाइब्रेरी में पढ़ता है लोग, तो एक तो इस तरह का कल्चर चाहिए। दूसरा हमने देखा है कि कई सारे ऐसे रेलवे लाइन है जहाँ पे अंडर क्रॉसिंग जो नीचे से है, तो वहाँ जो पानी जमता है, बहुत प्रॉब्लम, पूरे देश का ये मुद्दा है अभी इस बार का मुद्दा है। लेकिन यहाँ मैंने ज़्यादा सुना नालंदा में। हाँ, एक बारिश हुई तो उसके अंदर से आप जा नहीं एक बार इसका हल्का भी बूंदाबांदी होता है तो उस तरह की समस्याएं हैं, उसको हम लोग तुरंत समाधान करवाएंगे। इस तरह की चीज़ों को सदन में उठाना चाहिए। लोकसभा और किस लिए है? अगर नालंदा की जनता ने किसी जनप्रतिनिधि को चुना और वो उनके मुद्दे को सदन में नहीं उठा रहे हैं, तो जनता के साथ तो धोखा हो गया। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के तमाम सवालों पे ठीक तरीके से लोगों से और आप जैसे पत्रकारों से हम लोग सलाह लें और बेहतर तरीके से काम करें। आखिरी सवाल होगा संदीप जी कि क्या बोलते हैं कि चुनाव अब बहुत नज़दीक है, क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता को यही संदेश हम देंगे कि देखिए, देश का लोकतंत्र संकट में है। ये कोई मुहावरा नहीं है, कोई हम डराने के लिए नहीं कर रहे हैं, आपके सामने सब चीज़ें हो रही हैं कि देश में डेमोक्रेसी को संकट में डाल दिया गया है। एक पार्टी, एक व्यक्ति, एक राजा, इस तरह का सिस्टम चलाने की कोशिश चल रही है। तो देश का लोकतंत्र संकट में है, देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिस तरीके से सीए कानून लाया गया है और नागरिकता को धर्म के आधार पर परिभाषित की गई है, तो ये संविधान की मूल आत्मा जो प्रियम्बल है, हम भारत के लोग, ये जो शुरुआत का लाइन है, इसके अंदर छेड़खानी जो हो रही है, तो ये दांव पे लगा हुआ है। संविधान, लोकतंत्र, जनता के अधिकार, रोजगार के संसाधन, ये सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। एक पार्टी है जो ढिंढोरा पीट रही है कि हम ईमानदार हैं, मीडिया को पैसा खिला दिया गया, जो मुख्य धारा के चैनल हैं उनको गोदी मीडिया बना दिया गया है और वहाँ पे कोई खबर नहीं चल रही है और देश का पैसा लूट लिया गया है। आपके संसाधन बेचे जा रहे हैं, रेलवे बेच दिया जा रहा है, बदले में इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी पैसा ले रही है। आपका हवाई जहाज बेच दिया गया एयर इंडिया को, बदले में चंदा ले लिया गया। तो ये जो देश के अंदर कुचक्र है, इससे देश को निजात दिलाना होगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए नालंदा की तमाम जनता से हाथ जोड़ के हम अपील करेंगे कि सब लोग इस बार एनडीए के खिलाफ वोट कीजिए और इंडिया गठबंधन को जिताइए, संदीप सौरभ को जितवाइए। चलिए, संदीप सौरभ जी थे जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिया, और इनका कहना है कि जब हम चुनाव जीत करके आते हैं तो जो भी मुद्दा होगा क्षेत्र का, उसको सदन में पुरजोर तरीके से उठाएंगे। बाकी आप संदीप जी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमेशा ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।